नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लोअर दिबांग वैली जिले के केबा में नवगठित पगलम सब डिवीजन जनता को किया समर्पित। कहा, नए सब डिवीजन से पगलम क्षेत्र का होगा चहुमुखी विकास। मुख्यमंत्री ने मिसिंग जनजाति के प्रमुख त्योहार आली आई लिगांग में भी लिया हिस्सा। ईटानगर के गंगा मार्केट में जिला उपायुक्त आलो पोतम के नेतृत्व में प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दुकान लगाने वालों के खिलाफ चलाया गया अतिक्रमण अभियान। सामान्य यातायात को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ गैरकानूनी दुकानों के खिलाफ की गई कार्रवाई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्टेट डायरेक्टर ने वित्तीय विषयों पर आयोजित किया वेबिनार। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी धारित्री पांडा ने किया वेबिनार का उद्घाटन। प्रतिभागियों को पीएफएमएस के सिंगल नोडल अकाउंट मॉड्यूल और आरईएटी मॉड्यूल की दी गई जानकारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज लोअर दिबांग वैली जिले के केबा में नवगठित पगलम सब डिवीजन जनता को समर्पित किया। श्री खांडू ने एक ट्वीट में बताया कि नए सब डिवीजन के निर्माण से स्थानीय लोगों को क्षेत्र का चहुमुखी विकास देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदूरवर्ती होने और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पगलम के लोगों को लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। श्री खांडू ने केबा में मिसिंग जनजाति के प्रमुख त्योहार आली आई लिगांग में हिस्सा लिया और संस्कृति एवं परंपराओं के संरक्षण के लिए मिसिंग समुदाय को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यूक्रेन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले भी यूक्रेन संकट पर बैठक की थी। वे यूक्रेन संकट पर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने ज़पोरिजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु बिजली संयंत्र पर कब्जा कर लिया है। यह संयंत्र यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यूक्रेन के परमाणु निरीक्षण निदेशालय के हवाले से ज़पोरिजिया के स्थानीय प्रशासन ने बताया है कि संचालन कर्मी बिजली इकाइयों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना ने आज तड़के बिजली संयंत्र पर हमला किया, जिस कारण इसके साथ स्थित 5 मंजिला प्रशिक्षण इकाई में आग लग गई है। अमेरिका की ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रेनहाम्स ने बताया कि ज़पोरिजिया बिजली संयंत्र के रिएक्टरों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने गुरुवार को नामसाई में जिला सचिवालय भवन के ब्लॉक बी जिला अस्पताल के पैथोलॉजिकल एंड रेडियोलॉजिकल लेबोरेटरी भवन, जिला पशु चिकित्सा अस्पताल, ऊर्जा भवन, जिला पुस्तकालय के ऑटोमेशन, इंडोर मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स, मिनी डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। राज्य सरकार द्वारा जीरो में आयोजित अरुणाचल स्वर्ण जयंती मंत्रिमंडल की बैठक में 365 दिन में 365 परियोजनाओं के उद्घाटन के निर्णय के तहत त्वरित गति से राज्य की परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने लोगों से नामसाई नगरीय क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त नगर बनाए रखने और खाली स्थानों पर पौधारोपण की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सतत विकास के माध्यम से प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स में सुधार का प्रयास कर रही है। श्री मैन ने प्रदेश के लोगों से नशा मुक्त अरुणाचल के सपने को साकार करने में योगदान की अपील करते हुए बताया कि ईस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न अरुणाचल में आगामी बजट में पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का प्रावधान किया जाएगा। ईटानगर के गंगा मार्केट क्षेत्र में आज जिला उपायुक्त आलो पोतम ने प्रशासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण अभियान चलाया। जिला उपायुक्त ने बताया कि सामान्य यातायात को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ गैरकानूनी तरीके से दुकान लगाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, सड़क दुर्घटना पर संयंत्र के लिए प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। हमारा ऑर्डर को भी भेज दिया है। हमारा जो ऑर्डर है, हमारा
all over the place. I took you AS41 का मुताबिक 20 मीटर का जगह पे हमारा डिस्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हो या कोई भी अनऑथराइज स्ट्रक्चर हम लोग हटा सकते हैं। जैसे बिल्डिंग सिस्टम है और बिल्डिंग सिस्टम का क्लियरिंग भी हो चुका है और ऑर्डर भी पास कर चुका है। उस ऑर्डर को कहीं भी कोई भी कोर्ट में चैलेंजिंग नहीं किया गया है, इसे भी नहीं किया है, इसलिए इसको अभी तोड़ा जाएगा। पहले इसे होना था, गाड़ी को पार्किंग सकिन को भी खुद अपना से ये ऐसे ऐसे करना था, बोलकर पहले ऐसे डिवाइड करना था ना। अभी हम लोग गरीब लोग पसीना निकल के तोरा मोरा डोनेशन करके मिलजुल कर डोनेशन करके दिना उना लेके यहाँ में समय लेके तोरा से तकलीफ से बनाया, अपना से माता से भूख भूख के बनाया। उसको ताला पुतुम जो देख के इतना साल से देख के अभी गरीब को लॉस करा दे रहे। 1-2 दिन के लिए आप लोग शायद करके जब हम लोग नोटिस का ऊपर देते हम लोग नहीं मानने से ना तो किसे तोड़ सकता है। करने वाला पेट सिर्फ होता है, हम लोग पेट नहीं होता है। भगवान जो सुन के देखो तो। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को राज्य सरकार और बैंकों की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी आधारित वित्तीय सहायता के अमल की समीक्षा की गई। इस अवसर पर लाभार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्हें बागवानी क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी तकनीकी सहायता मुहैया कराने पर भी चर्चा की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ईटानगर राजधानी के नाहरलगुन में अरुणाचल प्रदेश सरकार के स्टेट डायरेक्टरेट द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS की वरिष्ठ अधिकारी धारित्री पांडा ने किया। इस वेबिनार के दौरान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए सिंगल नोडल अकाउंट मॉडल शुरू करने को लेकर एक तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा PFMS के रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एडवांस और ट्रांसफर REAT मॉड्यूल पर प्रतिभागियों को जानकारी दी गई। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की तैनाती को देखते हुए संचालन से जुड़ी जरूरतों के अनुसार उन्हें आधुनिक हथियारों और साजो सामान से लैस किया जाएगा, जिसके अतिरिक्त उन्हें नवीनतम IT समाधान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय 1523 करोड़ रुपए के कुल व्यय के साथ इस योजना को फरवरी 2022 से मार्च 2026 तक लागू कर रहा है। योजना के लागू होने से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की संचालन दक्षता और तैयारी में सुधार होगा, जिससे देश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने की सरकार की क्षमता को मजबूती मिलेगी। चांगलांग जिले के नामतोक क्षेत्र में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सबसे पहले नोकतोंग गांव में नशा मुक्ति शिविर लगाया गया। चांगलांग पुलिस अधीक्षक ने अपने एक ट्वीट में बताया कि जिला प्रशासन द्वारा फांगसुन गांव में अफीम की लत के शिकार लोगों के लिए नशा मुक्ति शिविर लगाया जाएगा। इसके तहत स्थानीय लोगों को नशे का सेवन न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। भारतीय रेलवे ने आज आधुनिक तकनीक कवच का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक ट्रेनों के आमने सामने आने की स्थिति में उनकी टक्कर को रोकने का काम करेगी। सिकंदराबाद में इस तकनीक के परीक्षण के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन के इंजन पर सवार थे। We have full faith in Prime Minister's vision. We have full faith in our engineers' capability. So it was a great experience. Future plans are to roll it out very rapidly. This year 2,000 kilometers, and in the coming years we should be doing 4,000, 5,000 kilometers every year, and we should also be exporting this technology to many other countries. Exports will happen in 5 to 6 years time frame once this technology is proven on about 10,000 kilometers. I also want to tell you that this is a SIL 4 certified. SIL 4 is the highest level of safety. भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी रिपुदमन सिंह के बारे में।
आज हम स्वतंत्रता सेनानी रिपुदमन सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 4 मार्च 1883 को हुआ था। नाभा के महाराजा हीरा सिंह के पुत्र रिपुदमन सिंह को 1906 से 1908 के दौरान शाही विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। वे आमतौर पर अंग्रेजों के आलोचक थे और उन्होंने देशद्रोही बैठक विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। दिसंबर 1911 में पिता की मृत्यु के बाद रिपुदमन सिंह नाभा लौट आए और जनवरी 1912 में वहां का शासन संभाला। एक शासक के रूप में राजनीतिक अधिकारियों और उपराज्यपालों के साथ रिपुदमन सिंह का व्यवहार काफी उदार था। उन्होंने कांग्रेसी पुरुषोत्तम दास टंडन को मुख्यमंत्री बनाया और कांग्रेस समर्थक बैरिस्टर सर एर्डली नॉर्टन को भी नियुक्त किया। उन्होंने राजकुमारों के सम्मेलनों में संधि के अधिकारों और राजकुमारों की स्वायत्तता पर जोर दिया। रिपुदमन ने अपने क्षेत्रों में गदर से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपस्थिति की अनदेखी की। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए धन दिया। रिपुदमन सिंह ने राजनीति के तिलक स्कूल के एक सत्र की अध्यक्षता की और तिलक स्वराज कोष में योगदान भी दिया। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल और इंडियन डेली हेराल्ड जैसे कांग्रेस समर्थक समाचार पत्रों को वित्तीय मदद दी। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेताओं के साथ बैठकें की। पंजाब में अकाली आंदोलन के दौरान रिपुदमन सिंह ने ननकाना साहिब में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित करने के लिए शहीद दिवस मनाया। रिपुदमन सिंह कोडाईकनाल में बिल्कुल अकेले थे जब स्वतंत्रता के लिए एक लंबी और लगातार लड़ाई के बाद दिसंबर 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। इस महान भारतीय को हमारा नमन। नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर सभी हितधारकों की एक बैठक हुई। इस बैठक में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालपोतम पपुमपारे के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा, पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों, बाजार कल्याण समितियों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और जिले के विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बुधवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों की तस्करी और उन्हें मादक पदार्थों के सेवन से बचाने के विषय पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक में नामसाई को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसे जिला उपायुक्त R.K. शर्मा ने ग्रहण किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश के IGP लॉ एंड ऑर्डर चुखुआपा, अरुणाचल प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य याहुंग ताकसेंग और समन्वित बाल विकास विभाग के उपनिदेशक S. राय चौधरी मौजूद थे। भारतीय सेना की गजराज कोर ने वेस्ट कामेंग जिले के GRL बोधमठ बोमडिला में स्थानीय लोगों के साथ मोनपा जनजाति का प्रमुख पर्व लोसर मनाया। स्थानीय लोगों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने और उनकी कला, संस्कृति और रीति रिवाजों से रूबरू होने के लिए सेना के अधिकारियों और जवानों ने उनके साथ त्योहार मनाया। देश भर में सभी सस्ती दवाई उपलब्ध कराने के लिए फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया PMBI फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि वर्तमान में सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत में लगभग 8,600 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने के लिए 1 से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवाएं मिले, इसलिए देश में 8,600 से अधिक जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा है। इस जनऔषधि केंद्र पर मैक्सिमम 50%, मिनिमम 20%, 30% प्राइस से सस्ती कीमत में एफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन मिलती है। बीमारी कभी किसी को पूछ के तो नहीं आती है, गरीब को भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। जब कोई अमीर के यहाँ बीमारी आती है उसके जेब में पैसा होता है, लेकिन जब गरीब के घर में बीमारी आती है उसके पास पैसा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसको दवाई का खर्च कम से कम लगे, इस हेतु से ये जनऔषधि केंद्र चलाया जा रहा है। 1 मार्च से 7 मार्च जनऔषधि सप्ताह के रूप में
मनाया जा रहा है और ये जन औषधि सप्ताह के दरमियान अनेकविध कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। आज हेरिटेज वॉक के अंतर्गत कई युवा लोगों ने मेरे साथ जन औषधि का टी शर्ट पहन के हेरिटेज वॉक की, हेरिटेज को भी समझा, अपने स्वास्थ्य को भी समझा और सस्ती दवाइयों के संदर्भ में इंफॉर्मेशन भी मिली। इस दृष्टि से इस सप्ताह में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को माने। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।